माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 45 वन पर्यावरण मांग संख्या 56 उद्योग पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय सभापति महोदय उस स्थान से आता हूं जहां ना कच्चा माल है ना उद्योग है, जहां बालू मिट्टी की पूजा होती है, बालू मिट्टी के स्थान से आता हूं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय, उद्योग मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में विशेष करके दलहन, तिलहन और गम का व्यवसाय सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, कृषि प्रसंस्करण के लिए हमारी केंद्र सरकार ने भी, हमारे राज्य सरकार ने भी उन उद्योगों को ज़्यादा महत्व देने की बात करी जो छोटे छोटे किसान अपना कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगा सके। उसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरे चूरू जिले में विशेष करके दलहन, तिलहन और गम के व्यवसाय में आप एमएसएमई योजना में लोगों को लोन प्रोवाइड करके और औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार करके, मेरे विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र बहुत छोटा और पुराने समय से है, इसलिए औद्योगिक विस्तार करते हुए आप कृषि प्रसंस्करण के उद्योगों को महत्व देकर हमारे किसानों को लाभ देने का काम करेंगे। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे रिको सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में रिको की जो स्थिति है उसमें आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है और औद्योगिक क्षेत्र में अन्य प्रयोजन के लिए जो जमीन अलॉट की गई थी संस्थाओं के लिए, वो संस्थाएं भी आज तक संचालित नहीं है। तीसरा मैं कह रहा हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिन उद्योगों के लिए भूमि आवंटित हो गई, भूखंड आवंटन होने के बाद भी उन पर किसी ने उद्योग आज तक शुरू नहीं किया, उन भूखंडों पर भी उद्योग स्थापित करने का प्रयास करें। एक मैं औद्योगिक क्षेत्र में मेरे व्यवसाय जो लगे हुए हैं, विशेष करके दाल की और गम की फैक्ट्रियां हैं, अनाज का वहाँ जाना का उपयोग रहता है सबसे ज़्यादा, लेकिन रिको का क्षेत्र है, फिर भी मंडी टैक्स वहाँ भी बाहर लोगों को लगता है। इससे वहाँ के उस उद्योग में उस मंडी टैक्स के कारण वो उद्योग में उत्पादन महंगा हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से, माननीय उद्योग मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूँ कि जब वो औद्योगिक क्षेत्र है तो फिर मंडी टैक्स वहाँ नहीं लगना चाहिए हमारे किसानों के और उद्योगों को, इसलिए मंडी टैक्स पूर्ण रूप से बंद किया जाए। एक मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी उद्योग लगाए जाते हैं, जब उसके सरलीकरण की अगर हम पर बात हो या आपकी सब्सिडी की बात हो, सरकार बार-बार जो घोषणाएं करती है और आप सब्सिडी की भी बात करते हैं, एकल विंडो की भी बात करते हैं, लेकिन जब उद्योग लगाने की बात आती है तो ना तो सब्सिडी मिल पाती है। कुछ नए उद्योगपतियों को आप जब लगाना चाहते हैं उसकी लोन की बड़ी गंभीर समस्या है और लोन जब तक नहीं मिलता है तो सब्सिडी नहीं मिलती है। इसलिए सरकार गारंटी दे उन उद्योगपतियों के लिए जो नए लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं कि आप उद्योग स्थापित करें, उनकी 10 करोड़ 5 करोड़ की गारंटी बैंक को सरकार दे, जिससे उसको लोन मिल सके, लोन से उसको सब्सिडी उपलब्ध हो सके, उसके उद्योग ज़्यादातर लग सके। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपका एक तहसील सिद्धमुख है, सिद्धमुख तहसील अभी नई बनी है और उस सिद्धमुख तहसील में आप रिको क्षेत्र घोषित कराकर भूमि आवंटित करा के एक नया रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का काम करें। तो माननीय सभापति, मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि एनसीआर हरियाणा बॉर्डर पर मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ कुछ स्थान पर एनसीआर का बॉर्डर लगता है और एनसीआर लगने के कारण अभी तक मेरे वहाँ एनसीआर नहीं होने के कारण सीमा बॉर्डर पर अगर आप रिको का विस्तार करेंगे तो हरियाणा के उद्योगपति भी हमारे इस राजस्थान में, आप राइजनिंग राजस्थान की जो बात कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा और हरियाणा के व्यापारी जो वहाँ एनसीआर में उद्योग नहीं लगा पाते हैं महंगे होने के कारण, तो छोटे उद्योगपति वहाँ भी आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक किसान, मेरे वहाँ एक उद्योग के रूप में किसान झींगा फार्म का उद्योग करता रहा है और उद्योग के रूप में सबसे ज़्यादा उनके पीड़ा है वो ये है कि झींगा फार्म की जो बिजली का जो कनेक्शन है वो औद्योगिक रेट से दिया जा रहा है। किसान को उस औद्योगिक रेट से वंचित करते हुए आप सब्सिडी के रूप में या रियायती दर पर उनका बिजली का बिल लिया जाए तो हमारा ये झींगा फार्म का उद्योग बहुत और ज़्यादा आगे बढ़ेगा और प्रफुल्लित होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। इसके साथ मैं अभी मेरी वन एवं पर्यावरण पर मैं बात करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में पौधारोपण में सरकार जरूर निश्चितता है कि सरकार पौधारोपण के लिए प्रयास कर रही है, खूब सारे वन लगाने की बात माननीय प्रधानमंत्री माँ के नाम, मुख्यमंत्री जी माँ के नाम एक पेड़ की बात करी, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मैंने एक दिन पहले भी कहा, आज फिर कहना चाहता हूं, इस राजस्थान प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पेड़ अगर खेजड़ी
जिसका नाम लिया जाए वो मेरे चूरू जिले में खेजड़ी के अलावा अन्य कोई पेड़ नहीं है, सिर्फ वही रहते हैं। और उनकी कटाई का जो अभियान चल रहा है वो आपके लगाने से ज्यादा कटाई का अभियान चल रहा है। और काटने वालों से आपका वन विभाग भी और आपका पुलिस विभाग भी मिले हुए हैं और मिलकर उस खेजड़ी के पेड़ को अथा काटने का काम कर रहे हैं। उस सूखे प्रदेश में, मरु प्रदेश में एक प्रकार की बहुत विडंबना है कि आप उसको सबसे पहले रोकने का काम करें। इसके साथ ही मैं कहूँ वन विभाग में नरेगा के माध्यम से पौधारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है मंत्री महोदय, बड़ा गंभीर विषय पूरे राजस्थान लेवल का है। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। नरेगा में मजदूर कौन लगता है, कहाँ रहता है, किस पंचायत का लगता है, किस स्थान से लगता है, उसका कोई अता पता नहीं है। और उस नरेगा में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर उसमें बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता नहीं है, नरेगा के उस पंचायत के लोग लगते नहीं है और दूसरे स्थान से किसी का मिस्टोल भरते हैं और भुगतान उठाते हैं, काम वहां धरातल पर होता नहीं है। इसलिए इस पर पूरे राजस्थान लेवल पर आप ध्यान करेंगे तो ये पौधारोपण का आपका नरेगा के माध्यम से काम हो रहा है, ये आपका उस पर लगाम लगेगी, पौधारोपण अच्छा होगा। इसके लिए पौधारोपण होते खूब हैं, लेकिन पौधा जीवित कितना है इसका आंकलन हमारे किसी भी डिपार्टमेंट कभी भी गौर नहीं कर रहा है। आपने आज ही बताया कि 7 करोड़ पौधे हमने लगा दिए, लेकिन माननीय मंत्री महोदय मैं आपसे आग्रह करता हूं, अब जीवित पौधे 2 साल बाद आप उसका आंकलन करना कि 7 करोड़ पौधे हमने लगाए, उनके आज धरातल पर कितने पौधे हैं और उसके आंकलन करोगे तब आपके पौधारोपण का सफल अभियान रहेगा। आप जीवित पौधों पर ध्यान करें। इस तरह मैं कह रहा हूं वातावरण, आपके वातावरण की बात करूं, मैं मेरे चूरू जिले की करूं तो गर्मी अब जब से शुरू होगी, 54 के तापमान में हम रहते हैं, वहाँ एकमात्र पेड़ है खेजड़ी, और आप वहाँ पौधारोपण का अभियान अच्छी तरह के चलाएं जिससे हमारे वहाँ गर्मी से भी और वातावरण से लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ हाईवे, रोड, उद्योग, सौर ऊर्जा आदि के कार्य जब भी किए जाते हैं पूरे प्रदेश में, चाहे कहीं भी लगे, उद्योग लगे, चाहे सौर ऊर्जा लगे, चाहे हाईवे रोड बने, उस समय पेड़ इतने ज्यादा काटे जाते हैं कि आप उसका कोई आकलन नहीं कर सकते। उस आकलन करने के बाद आप पेड़ लगाने की स्थिति, उनसे जो पाबंदी है वो उस एवज में पेड़ नहीं लगाते और आपके पेड़ों को काटा जाता है। इस पर नियंत्रण किया जाए, पेड़ काटने से पहले पेड़ लगाए जाए और पेड़ का विस्तार किया जाए, जिससे हमारे इन पेड़ों की हम बात करते हैं, हमारे वातावरण की, इनमें पूरे राजस्थान में इसका वो होगा। वो पूरे राजस्थान में वन विभाग के में क्षेत्र में आपको भी मंत्री महोदय जानकारी होगी, हमारे सभी सदस्य कहते हैं आपके वन क्षेत्र को इस राजस्थान प्रदेश ने खनन का, अवैध खनन का अड्डा बना लिया है, क्योंकि वहां के अधिकारियों से तालमेल करके अवैध खनन करने का काम, उसके आसपास कहीं लीज लेते हैं और पूरे वन विभाग क्षेत्र में, चाहे राजस्थान का बीकानेर ले लीजिए, चाहे चित्तौड़ ले लीजिए, चाहे आप अलवर ले लीजिए, खनन में, अवैध खनन का काम सबसे ज्यादा आपके वन विभाग क्षेत्र में हो रहा है। इससे पहले चौगली बात मैं कहना चाहता हूं, वन विभाग क्षेत्र को आप निर्धारित तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन निर्धारित करने के बाद हमारे सामान्य वहां के पशुपालक, वहां का किसान, वहां का व्यक्ति उस वन क्षेत्र में अपना पशु को भी अगर ले जाना चाहता है, वन विभाग वहां नहीं ले जाने देता है। माननीय मंत्री महोदय मैं कहना चाहता हूं, 1 मिनट में 3 साल के समय के बाद आपका वन बड़ा, पौधा बड़ा हो जाता है, 3 साल वो क्षेत्र अगर निर्धारित हो जाता है, उसके बाद उसको आप रिलीज करिए और वहां के क्षेत्रीय पशुपालक और किसान को उसमें पशु ले जाने की अनुमति देने का काम करें माननीय मंत्री महोदय। के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता था कि आपके वन विभाग के क्षेत्र में अवैध खनन का, अवैध कटाई का जो मैं बात कर रहा था, इनमें माननीय आपके जहां भी रेंजर जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं अंतिम छोर के व्यक्ति का नाम लूंगा, वो ही सबसे ज्यादा इसमें तालमेल करके उनको व्हीकल को छोड़ते समय, उनकी मासिक बंदी, उनको छोड़ते समय अवैध भ्रष्टाचार, आप इस पर नियंत्रण कर लीजिए। आपके पेड़, आपका राजस्थान का वातावरण ये जो दूषित हो रहा है, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और आपका प्रयास सफल रहेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रोहित जी बोरा।